दोस्तों ये हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन और एलिजिबिलिटी प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स आयरलैंड जाने के लिए। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो मिनिमम 60-65% इन योर पास ग्रेड 12 इज गुड इनफ। तो ऑब्वियसली आपका जो एकेडमिक्स है इज़ एवेल्यूएटेड इन द बेसिस ऑफ कि आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम्स क्या हैं हाई स्कूल में, उसको देखते हुए दे मेक अ जजमेंट एंड गिव यू द ऑफर लेटर। सर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं ये प्रोसेस के लिए? बैचलर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपका 9th 10th 11th और 12th का प्री बोर्ड अगर है आपके पास या फाइनल मार्कशीट है तो अपडेटेड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। यू नीड इंग्लिश स्कोर कार्ड लाइक IELTS, TOEFL, any one of it. And they also ask for 2 letter of recommendation. Letter of recommendation is from you can take from your faculty, your teachers, your HODs, your principal on the letterhead of the institution of your school or whichever institution you joined. Sir, like statement of purpose is one. Like it defines that what is your purpose of coming outside or abroad. I have heard that you need 2 to 3 LORs or what is the number of LOR you need? अगर मैं आइलैंड की बात करूं तो 2 LOR इज गुड। 2 LORs इज गुड इनफ कि 2 से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उनका एज पर द पॉलिसी 2 की रिक्वायरमेंट है। सर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फीस हो? अगर हम TCTT को देखें तो दे हैव दिस फिक्स, दे हैव दिस हाई फी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। 50 to 60-80 यूरोज डिपेंड, प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है, अंडरग्रेड का है, मास्टर्स का है और कौन सा डोमेन का है, तो उस पर भी चेंजेस आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। दोस्तों ये हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन और एलिजिबिलिटी प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स आयरलैंड जाने के लिए। हमारे साथ हैं मौजूद अंशुल साहू सर, उनसे हम जानेंगे सारी चीज़ें इन डेप्थ। जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आयरलैंड में बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है मास्टर्स या बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए? ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है आइलैंड का टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो मिनिमम 60-65% इन योर पास ग्रेड 12 इज़ गुड इनफ। हाँ, बस थोड़ा सा प्रोग्राम वाइज रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ प्रोग्राम की मैथमेटिक्स कैन बी अ रिक्वायरमेंट और किसी में नहीं रहती है, तो वो एक प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करता है। तो ऑब्वियसली आपका जो एकेडमिक्स है इज़ एवेल्यूएटेड इन द बेसिस ऑफ कि आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम्स क्या हैं हाई स्कूल में, उसको देखते हुए दे मेक अ जजमेंट एंड गिव यू द ऑफर लेटर्स। ऐसा हाई फाई कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट पे भी यू कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर स्टिल। सेम गोज विद मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल। आपका स्ट्रॉन्ग 3 साल का बैचलर्स एंड प्लस योर 4 years of bachelor's, any of the degree can work out depending on again the program requirement। अगर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेकर रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप फुलफिल कर पा रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। बट हाँ, उसमें भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अ गुड 60-65-70-75% डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट इज़ गुड इनफ। एंड प्लस जो आपका करिकुलम होता है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी उसके बेसिस पे जज करती है कि आपको एंट्री देनी है या नहीं देनी है। और आप ये भी देख सकते हो कि आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए विद इन द एजुकेशन एज वेल। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, देन यू टेक अ गैप और फिर आपने 2-3 साल बाद फिर अपना सेकंड ईयर स्टार्ट करा है, तो दिस काइंड ऑफ गैप इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इवन द बैकलॉग्स, अगर आप सोचो कि आपके फर्स्ट ईयर में 4 बैकलॉग्स आ गई हैं, उसको आपने थर्ड ईयर में जाके क्लियर करी है, फिर थर्ड में भी बैकलॉग्स आ गई, उसको आपने फोर्थ ईयर में जाके क्लियर की है, तो यू हैव दिस 10 to 15 बैकलॉग्स या 20 बैकलॉग्स इंक्लूडिंग अटैम्प्ट्स, तो यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम बैकलॉग्स दे कैन एक्सेप्ट इज 11 to 12 इंक्लूडिंग अटैम्प्ट्स। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर भी कि लाइक हमारी एकेडमिकली थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग हों विदाउट एनी बैकलॉग्स और गैप्स इन बिटवीन। इट शुड बी स्मूथ एंड ऑब्वियसली आपकी जो एफिलेटेड डिग्री है इट शुड बी UGC अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड। आप किसी भी ओपन स्कूलिंग से आप नहीं कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसकी वैल्यूएशन नहीं है इंडियन अथॉरिटी से, अगर आप उससे थ्रू करते हो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस तो स्ट्रेट अवे आप रिजेक्शन आ सकता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा फेक यूनिवर्सिटी जो फेक डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी हमें अवॉइड करना है, बिकॉज दे नो हाउ टू डिटेक्ट इट। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स डिटेक्ट होते हैं तो दे विल कम्प्लीटली बैन यू फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन इंटायरली। एंड इवन अगर आप वीज़ा प्रोसेस के लिए भी एक फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हो तो इट विल क्रिएट अ बिग इशू। दे कैन ऑल्सो टेक अ लीगल एक्शंस ऑन यू एज वेल। सो अवॉइड सच एक्टिविटीज़ कि हम जो भी प्रोवाइड करें, जो भी डिटेल प्रोवाइड करें इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन,
हमारा वर्क एक्सपीरियंस और लेटर्स, पे स्लिप्स एंड एवरीथिंग जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी ट्रू, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, और कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो उसके बेसिस पे एवरीथिंग इज स्मूथ, लाइक टू गेट इन द यूनिवर्सिटी, एडमिशन प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन थोड़ा सा रहता है और स्मूथ रहता है। सर व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं ये प्रोसेस के लिए? सो आई विल स्टार्ट विद बैचलर्स। तो बैचलर्स में मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपका 9th 10th 11th और 12th का प्री बोर्ड अगर है आपके पास या फाइनल मार्कशीट है तो ये आप सबमिट करते हो टूवर्ड्स योर एप्लीकेशन प्रोसेस अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट। अपडेटेड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। यू नीड इंग्लिश स्कोर कार्ड लाइक ISPT, TOEFL, एनी वन ऑफ इट, वो भी आपका अपडेटेड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो आस्क फॉर 2 letter of recommendation. Letter of recommendation is from, you can take from your faculty, your teachers, your HODs, your principal on the letterhead of the institution of your school or whichever institution you join. उनके proper letterhead पे structured होना चाहिए, the seal sign and a proper email ID of that personal along with the contact number should be mentioned in that letter of recommendation. And apart from this, they also need a strong statement of purpose, SOP what they say is, or you can say a statement of intent. This is something that is mandatory to submit such document to the university because university आपको जानती नहीं है कि आप क्या हो, कहाँ से आए हो। तो statement of purpose एक आपका प्रोफाइल उनकी तरफ प्रेजेंट करता है, योर इम्प्रेशन। सो आप उसमें अपनी डिटेल्स डालते हो लाइक हु यू आर, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, विच सिटी यू बिलोंग, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, किस स्कूल में क्या सब्जेक्ट कितना स्कोर करा, कौन सा सब्जेक्ट आज आपको पसंद है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप उसमें एक्सप्लेन करते हो। फिर आप उसमें एक्सप्लेन करते हो कि भाई क्यों मुझे आयरलैंड में उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जाना है। आप अपना करियर उसमें मेंशन करते हो, अपना प्रोग्रेशन, अपने फ्यूचर प्लान उसमें मेंशन करते हो। दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर्ड इज मेंशन। सर LOR भी कुछ ऐसा होता है ना, एक तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताया जो SOP है, और LOR के बारे में सर जानना चाहता हूँ, LOR क्या होता है? इट्स अ रिकमेंडेशन, जैसे कि कोई आपका सीनियर है जो आपको रिकमेंड करे, जो आपके बिहाफ पे, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके फैकल्टी है, जो टीचर्स है, ऑब्वियसली आप उनके साथ 3 से 4 साल रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक आप एकेडमिकली कैसे थे, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे थे, आपका नेचर कैसा है, आगे आप किस वे में प्रोग्रेस करोगे, कुछ असाइनमेंट करें तो उसमें आपने क्या एफर्ट्स डाले, तो वो क्यूमुलेटिव उनके थॉट्स होते हैं इन द LOR। सो वो थॉट्स आप प्रेजेंट करते हो कि लाइक दिस पर्सन गिविंग मी अ रिकमेंडेशन टू स्टडी इन योर यूनिवर्सिटी, आई हैव द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, वो रहता है। सर लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वन, लाइक इट डिफाइंस दैट व्हाट इज योर पर्पस ऑफ कमिंग आउटसाइड और अब्रॉड, बट LOR I have heard that you need 2 to 3 LORs, or what is the number of LOR you need? अगर मैं आइलैंड की बात करूँ तो 2 LOR इज गुड, 2 LORs इज गुड इनफ, कि 2 से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उनका, एज पर द पॉलिसी 2 की रिक्वायरमेंट है। और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, सर्टेन प्रोग्राम विद अ सर्टेन यूनिवर्सिटी दे हैव दिस ओन फॉर्मेट, कि उनका खुद का एक फॉर्मेट होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। व्हाट दे डू इज कि जब आप सबमिट करते हो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर किसी का भी रिकमेंडेशन सेंड करते हो विद द यूनिवर्सिटी उस स्पेसिफिक पर्सन को, उस प्रोफेशनल को ईमेल करती है on the behalf of the university. They send an email and they want a response on that email from your referee कि हाँ this is legitimate, like I know this person, और जो भी like specific question है you need to answer those question, और या फिर उस पर just put a small note के like this is like my pupil, or this is my student who was studying under me and I have जैसा जो आपका पढ़ाई है उसके बारे में explain कर सकते हो। और बहुत सारी डिटेल होती है, और कुछ जगह डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आप LOR जो हार्ड कॉपी एज अ सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर सकते हो विद द इंस्टीट्यूशन, दैट कैन आल्सो वर्क। सर एज लिमिट क्या होती है इसमें? अगर क्या 17 साल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है क्या? डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट का 12th अगर आपका 17 में ख़त्म हो चुका है द पर्सन कैन अप्लाई। द ओनली थिंग देयर आर लिमिटेशंस इन सर्टेन कोर्सेज, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया उसमें मिनिमम 18 चाहिए, एंड देयर सर्टेन अदर कोर्सेज एज वेल, अगर उसमें 18 ईयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है तो हाँ, तो वो लिमिटेशन आ जाती है। बस मेजरली आपका IT मैनेजमेंट और बेसिक आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस में लाइक एज की कोई लिमिट नहीं है। सर अगर हम बात करें वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्कोप है? तो हम जो बात कर रहे थे वो बच्चों की बात कर रहे थे कि आप अगर चाहते हैं तो आप अपना करियर ऐसा परस्यू कर सकते हैं, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे। वर्किंग प्रोफेशनल्स का तो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है विद अपॉर्चुनिटीज़ विद इन आयरलैंड।
तो होता है क्या, लाइक यू हैड ऑलरेडी डन योर बैचलर्स, यू हैव ऑल द डिग्रीज विथ यू, मार्कशीट आपके पास सब होती है, जब अप्लाई करने जाते हो तो यू हैव दिस अगेन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वन इज़ फ्रॉम योर बॉस, योर मैनेजर, वन फ्रॉम योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ योर बैचलर्स डिग्री विच यू हैव अकम्प्लिश्ड। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी से या फिर HOD से आप ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग। सेम आपका जो प्रोसेस रहेगा विद द पासपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें आप डिफाइन करते हो अपना वर्क एक्सपीरियंस कि कहाँ पे आप ज्वाइन करे हो, कहाँ पे इंटर्नशिप की है, उसमें क्या सीखा है, उससे क्या समझा है, उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। मास्टर्स करने जा रहे हो तो वो कहाँ से आपको आइडिया मिला, हाउ यू नो गेटिंग अ इंटेंट टू स्टडी इन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम इन दिस स्पेसिफिक कंट्री, वो आप अपना प्रोजेक्टाइल करते हो, किस एरिया को टारगेट करना है, किस जॉब प्रोफाइल को किस कंट्री में किस सब्जेक्ट्स के लिए आपको चेक करना है, वो सब अपना पूरा क्यूमुलेटिवली आप डालते हो टूवर्ड्स दैट SOP, अपना इंटेंट डालते हो और अपनी एक पर्सनैलिटी शोकेस करते हो टू द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका वो SOP पढ़ के आपके बारे में पूरा समझ लेना, तो उनसे एक इंप्रेशन मिलता है कि व्हाट यू आर लुकिंग इनटू, तो वो इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी टू मेक अ के जजमेंट के वेदर टू टेक यू एज अ स्टूडेंट और नॉट। तो SOP हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एडमिशन प्रोसेस। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस पर्सन हु इज हैविंग लाइक 1 year 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ 1 साल का मास्टर्स है तो उनके लिए समझना, आगे बढ़ना ईजी होता है, ग्रैब करना ईजी होता है कि ऑलरेडी वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम से आ रहे हैं, उन्हें जॉब करा है, वो स्पेसिफिक एरिया को समझते हैं, बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं वो, तो उनके लिए एडवांस पे जाना, उनके लिए वो स्पेसिफिक कोर्स को आगे लेके जाना उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अगेन व्हेन यू लुक इनटू द जॉब मार्केट, आपके पास एक अपर हैंड होता है फॉर द एम्प्लॉयर्स टू पिक यू अप, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, नाउ यू हैव अपग्रेडेड योरसेल्फ विद द मास्टर्स, तो ईजी होता है उनके लिए भी चूज़ करना कि हाँ भाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर माई कंपनी बिकॉज यू नो हाउ टू डू द वर्क, आपके पास वो स्किल्स हैं, वो साइड स्किल साइड्स हैं, वो डेवलप नॉलेज है, एंड अगेन यू आर कमिंग फ्रॉम आर रेप्यूटेड बिग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आवर ओन कंट्री, तो वो थोड़ा सा एक ईज हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर। ऑब्वियसली जितना आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो एक अपर हैंड तो रहता है इन टर्म्स ऑफ इन द जॉब मार्केट यू हैव दिस अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ बार्गेन योर सैलरी एज वेल। एज अ फ्रेशर आप कितना ही आप उसको एम्प्लॉयर से मांग सकते हो इन टर्म्स ऑफ remunerations and pays and all, but being an experienced you have this power, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस एंड जो स्किल्स है उसके सेट पे यू कैन बार्गेन इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मेरे को दिस सेट ऑफ सैलरी पे चाहिए, आई कैन नॉट गो बिलो दैट, या फिर मेरे को इस टाइप ऑफ प्रोफाइल को टारगेट करना है, मैं किसी भी प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता हूँ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अपग्रेडेड स्किल्स के थ्रू आई कैन मेकअप के लाइक आई हैव दिस power within myself and I have shown it as per the years and उसके बेसिस पे I am looking for a better opportunity। तो एक हाँ एक प्लस होल्ड हमेशा होता है एक एक्सपीरियंस पर्सन के पास एज कम्पेयर टू फ्रेशर। सर एप्लीकेशन की फीस भी लगती है और इसकी फीस कहाँ तक होती है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी और इट इज सेम फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज? से डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी मेजरली यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी वेवर मिल जाता है, यूनिवर्सिटी हैव दिस कि हाँ चलो there are students are good scale of coming from this particular country, या फिर आपके एकेडमिक्स देख के भी वेवर कर देते हैं। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज जिसका फिक्स होता है कि नहीं वी नीड एप्लीकेशन फ़ी देन ओनली वी विल प्रोसेस, और एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी लाइक 30 to 50 यूरो तक ही होती है, मैक्सिमम इट कैन नॉट गो एक्सीड दैट स्पेसिफिकली। हाँ अगर यूनिवर्सिटी का लेवल बढ़ा है तो ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू अप टू 100 euros एज वेल, और इवन इट कैन क्रॉस अप टू 200 or 300 euros, अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इट्स लाइक इफ़ यू वांट टू लुक इनटू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसी में आपको पढ़ना है, तो इफ़ दे आर आस्किंग फॉर फी तो आप ऑब्वियसली यू नीड टू पे। और अगर वेवर ट्राई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज अगर हाँ दे कैन सी योर प्रोफाइल एंड यू कैन रिक्वेस्ट कि मेरे को वेवर चाहिए, तो ऑब्वियसली सम ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव दिस लाइबिलिटी कि वो आपको वेवर भी प्रोवाइड कर दें। सर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी को आप जानते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फीस हो? अगर हम TCTT को देखें तो दे हैव दिस फिक्स दे हैव दिस हाई फी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, 50 to 60 80 euros डिपेंड, प्रोग्राम पे भी डिपेंड करता है, अंडरग्रेड का है, मास्टर्स का है और कौन सा डोमेन का है, तो उस पर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो हर प्रोग्राम की अलग फीस भी हो सकती है और एक कॉमन फीस भी हो सकती है, डिपेंड। यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा है कि कुछ फिक्स नहीं होता है, आप सोचो कि आज 30 euros है और कल वो 30 euros ही रहेगी नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी 30 रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। यूनिवर्सिटीज़ हर साल अपनी पॉलिसीज चेंज करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, हो सकता है अभी 30 euros है कल को 70 euros कर दें, सो यू नेवर नो। सो हमेशा यू नीड टू कीप अपडेट कि हाँ कितनी फीस है, यू कैन
गेट इनसाइड द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, सर्च इट ऑन द पेजेस, इट्स ऑब्वियसली मेंशन इन दैट। और दूसरा है यूसीडी, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की बात करूँ तो दे आर मोर जनरस, सो दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कि हाँ एप्लीकेशन फ़ी वेवर दे प्रोवाइड। आपका प्रोफाइल अच्छा है, लाइक इट इज़ गुड इनफ, आपका एकेडमिक्स इज समथिंग मोर प्रॉमिसिंग, आपका इंटेंट अच्छा, तो दे विल गिव यू दिस स्ट्रेट अवे यू नो एप्लीकेशन फ़ी वेवर एज वेल। तो कोई चार्ज नहीं लगता, आप कोई से भी प्रोग्राम में लगाओ, यू विल गेट ऑफर लेटर। एंड देन देर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे, दे हैव मिनिमम फीस अगर आप देखो तो लाइक 30-35 यूरोस आपको पे करना है, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट with all the program, undergrad or masters, whichever you apply. So this is the difference. There is 3 university in the same country, but all 3 have different structure in terms of taking application fee. So it's also depend in other institutions as well. Some have application fees, some do not have anything in terms of application fee. It's open for all. So you need to look whichever area you are targeting, कौन सी university कहाँ जाना है, तो depend करता है। सर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि एक बार में आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइक ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को आप कैटर ना करो, आप खुद ही अपने प्रोफाइल को एनालाइज करो, यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जज करो, एंड मेक अ टाइम लाइक 2 to 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। सो वंस यू हैव दिस ऑफर लेटर फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी, पता चलता है कि आप दूसरी के लिए वेट कर रहे हो और दूसरा नहीं आता है, और आप जब पलट के देखते हो तो उस यूनिवर्सिटी ने आपका ऑफर लेटर भी रिवोक कर दिया, तो वन फाइंड दे पता चलता है कि आप खाली हाथ बैठे हुए। आपने तो सोचा था कि मैंने 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है, मेरे पास 10 ऑफर लेटर होंगे, मैं 10 ऑफर लेटर सबको दिखाऊंगा और थोड़ा सा ऐसा प्रमोट करूंगा यार मेरे को सब मिल रहा है। सर कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा हो किसी बच्चे को जाना ही था बिल्कुल, और मतलब सारी चीज़ें तैयार थी उसकी और उसने अप्लाई भी कर दिया, पर वो वेटिंग के चक्कर में मतलब पहले का जो था उसका वो चला गया, तो उस साल या फिर उस इंटेक में जा ही नहीं पाया वो? मेजरली होता है, स्टूडेंट हमेशा इंटेक मिस कर जाते हैं जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ग्रीड मान के चलो ये हो जाता है उनके लिए। तो उनको समझना चाहिए कि यार थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए प्रैक्टिस कि हमारा प्रोफाइल कहाँ स्टैंड कर रहा है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। लाइक स्टूडेंट्स अप्लाई करता है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू नीड टू इवेल्युएट योर प्रोफाइल देन मेक एन एप्लीकेशन कि हाँ अगर आप श्योर हो आ जाएगा तो मेक एन अटैम्प्ट 2 से 3 यूनिवर्सिटी, अगर नहीं आता है तो प्लान भी रेडी रखो कि उस सर्टेन पीरियड तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद नहीं आता है तो मेरे पास जो हाथ में मैं उसको लेके आगे बढ़ जाऊँ, या तो मैं फिर पूरा ईयर फिर ड्रॉप कर दूँ, अगले साल अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके फिर अप्लाई करूँ। पर वो भी एक बहुत बड़ा चांस लेने की बात हुई कि आपने अप्लाई करा, अपनी प्रोफाइल जितनी अपडेट कर सकते थे करे, उसके बाद भी ऑफर नहीं मिला, तो यू हैव टू क्विट दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, प्लान बी की तरफ जाओ। प्लान बी ऐसा रखो जो कि हाँ आपको इंटरटेन करे, और जो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है तो दैट डजंट मैटर कि लाइक इजीली एक्सेप्ट हो रहे हो, कि उसका ये मतलब नहीं कि वो यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनकी प्रोफाइल अगर किसी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर ली और बड़ी वाले ने रिजेक्ट कर दी, तो उनको लगता है यार वो दूसरी यूनिवर्सिटी की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने तो मेरी प्रोफाइल ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली। यार ऐसा नहीं, द ओनली थिंग इज कि प्रोग्राम बड़ी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है, तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उनका करिकुलम भी उतना स्ट्रांग होता है। तो उस जैसे कि आप 50% आप लेके आए हो एंड द रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी आपसे 70-75 मांग रही है, और आप सोचो कि मेरे को उसमें एंट्री मिल जाए, और मान लो आपको वो एंट्री मिल गई, आप 50% होल्ड करते हो, जैसे तैसे आप 50 लाए हो, तो आप कैसे उस बड़ी स्पेसिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी को सर्वाइव कर पाओगे। उनका करिकुलम बहुत स्ट्रांग होता है, उनका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होता है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फैकल्टी आपको हर एक चीज़ लिखा के पढ़ा के बताएगी, वो आपको ओपन छोड़ देती है। आपको खुद ही अपना असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट बता दिया जाता है कि ये असाइनमेंट आप इस पर काम करो, दे जस्ट देयर टू गाइड यू, सिर्फ गाइड करने के लिए है, पढ़ाने का काम है उनका, बट इतना स्ट्रांगली स्पून फीडिंग नहीं करते। तो उसमें आप स्ट्रगल करोगे, आपने पैसा लगाया, टाइम लगाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। दिस इज द मेजर थिंग स्टूडेंट फेस। अब वो सोचते हैं कि यार बड़ी यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल रही, चल तू, बट अपने आप को भी देखो भाई, उतना कवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उतना पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपका साल, करियर, पैसा सब वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपको सिर्फ वो बड़ी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी थी, आपको सिर्फ वो रैंकिंग दिख रही थी। बाकी यूनिवर्सिटीज इक्वल इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का काम होता है आपको स्किल प्रोवाइड करना, आपको डिग्री प्रोवाइड करना एट द एंड ऑफ द कोर्स, और आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। उस प्लेटफॉर्म के बाद आप क्या करते हो वो आपके स्किल्स और आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिग्री का कैसे आप यूटिलाइज करते हो फॉर द नियर फ्यूचर। तो डजंट मैटर कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, लाइक 100 में जा रहे हो, टॉप 200, 300, 400, 500, डजंट मैटर। इट्स ऑल अबाउट कि आपका फोकस
आपके कोर्स पे होना चाहिए, आपके करियर पे होना चाहिए। तो आप किसी भी लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो आप अपने करियर पे उस स्पेसिफिक माइंडसेट से पहुंच सकते हो। सर एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि जो मास्टर्स में एडमिशन के लिए प्रोविजनल डिग्री में भी एडमिशन हो जाता है या फिर उसके लिए भी ओरिजिनल डिग्री चाहिए होती है, ओरिजिनल मार्कशीट? सॉरी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें ओरिजिनल डिग्री चाहिए, प्रोविजनल इज़ गुड इनफ। सो लाइक यूनिवर्सिटी जो ऑपरेट कर रही हैं फ्रॉम अब्रॉड, उनको भी पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ डिग्री मिलने में 1-1 साल लग जाता है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो 1 साल डिग्री मिलने में लगे, उसके वजह से लाइक स्टूडेंट का टाइम अपना करियर में थोड़ा सा रुकावट आए। तो दे आर मोर फ्लेक्सिबल, एमबीसी भी बहुत फ्लेक्सिबल होती, दे हैव दिस थिंक कि हाँ आप अभी अप्लाई कर दो विद द प्रोविजनल डिग्री। द ओनली थिंग आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, आपके कोर्सेज कुछ भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटेड इनफ। आप ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करो, आप मार्कशीट सबमिट करो, प्रोविजनल सबमिट करो, उसके बेसिस पे आपका वीज़ा भी हो जाता है। द थिंग इज कि वंस यू हैव दिस डिग्री आपको उस समय उसको सबमिट करना पड़ेगा, वन फाइन डे ऑब्वियसली आपको एक सबमिट करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप सबमिट ना ही करो। It will be required, but it can be submitted on later stage as well. This is the flexibility the universities and the embassy can provide you. सर IELTS, TOEFL, PT, ये जितने भी सर सर्टिफिकेशंस हैं इंग्लिश के, सर इनका क्या लेवल होता है क्या कि बैचलर्स लेवल पर कम स्कोर चाहिए और मास्टर्स लेवल पर, या कोर्सेज के हिसाब से, लेवल के हिसाब से इनका स्कोर डिपेंड करता है क्या? Yeah, definitely. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दे हैव दिस लेसर रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ IELTS एज वेल। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसके लिए ऑन अ हायर साइड रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 6.5 नो लेस देन 6 ओवरऑल इन इंडिविजुअल बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, जेनरिक ऑल प्रोग्राम्स के लिए। हाँ, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर यूनिवर्सिटी आपसे 7.5 मांगे तो वो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और सर्टेन प्रोग्राम्स जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल या फिर समथिंग रिलेटेड टू मोर इनटू इंग्लिश और समथिंग लाइक दैट, एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पर अगर रिक्वायरमेंट हाई है तो ऑब्वियसली यू नीड टू फुलफिल, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट पे नहीं जाएगा। सो अगेन कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक प्रोग्राम की एज पर द यूनिवर्सिटी, तो वो इंट्री रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद ही यू कैन फाइनलाइज। एंड सेम गोज विद बैचलर्स, 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मेजरली हर इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। But again, depend on the program and university, they can have this higher requirement as well and even the lower requirements as well. सर हम देखते हैं सर कि इंडियन बच्चों के रिज्यूम या फिर CV में गैप्स होते हैं कहीं ना कहीं, वो अलग अलग कारणों के कारण हो सकते हैं, शायद कोई तैयारी कर रहा हो या किसी ने गैप लिया हो या कुछ अलग कारण हो सकता है। तो क्या आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में गैप को एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर हाँ तो सर मैक्सिमम कितना गैप वो लोग एक्सेप्ट करते हैं? The gap acceptable है until unless you are providing a justified reason कि भाई वो गैप क्यों हुआ है। आप सोचोगे लाइक जैसे बैचलर्स में 2 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, पर ऐसा नहीं कि 12th के बाद आप घर पे बैठे हो, आराम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एंड वन फाइन डे यू स्टैंड अप एंड लुक इनटू के चलो मैं आइलैंड चलता हूँ या दूसरी कंट्री चलता हूँ एंड गेट अ बैचलर्स। फिर यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन करेगी कि आपने 2 साल क्या करा, और आप क्या बोलोगे? तो आई वॉज सिटिंग आइडल, तो नहीं, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू। अगर आप बोलोगे लाइक आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, दिस इज़ माई एडमिट कार्ड्स, एग्ज़ाम दिए पर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया और समथिंग वॉट एवर द सम इशूज़ हैड हैपेंड फॉर यू इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम कि आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाए फॉर अ हायर एजुकेशन, फॉर अ बैचलर्स एंड तो उस पेस पे दे विल नॉट लुक इनटू इट। अगर हाँ प्रोवाइड कर देते हो विद अ जस्टिफाइड प्रूफ, सो दे कंसिडर ओके यू हैव दिस इशूज़ and they have this flexibility, okay, that they can consider your profile for the expected program. When you look into the masters, तो बैचलर्स के बाद मेजरली यही होता है ना कि लाइक यू अपग्रेड योर सेल्फ, है ना, लाइक या तो सर्टेन कोर्सेज कर रहे हो या फिर किसी कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया है फॉर सर्टेन प्रोफाइल, और यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अनदर मास्टर्स इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग योर स्किल्स। तो कुछ ना कुछ आपकी प्रोफाइल में होना चाहिए। तो अगेन आप अगर बोलो कि आई वॉज वर्किंग, ठीक है, तो कितने साल तक वर्क करो, इफ लाइक हैव 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, दे विल एक्सेप्ट यू। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गैप अनटिल यू आर प्रोवाइडिंग के भाई उसका ऑफर लेटर, उसके पे स्लिप एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड्स, और कुछ भी कैश इन हैंड नहीं होना चाहिए। कैश वाले जॉब्स एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। इंटर्नशिप हो सकती है 3 से 6 महीने की मैक्सिमम, नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि उसके बाद इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस। तो आप इस बेसिस पे देख सकते हो कि लाइक गैप्स होते हैं, पर वो अननेसेसरी गैप नहीं होना चाहिए विदाउट एनी रीज़न। तो अगेन यूनिवर्सिटीज़ इज़ फ्लेक्सिबल, एम्बेसीज आर फ्लेक्सिबल, बट हाँ वो थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करते हैं गैप्स को, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा
आपको अपनी प्रोफाइल पे वर्कआउट करना पड़ेगा, गैप है तो गेट सम जॉब, लुक इनटू द प्रोफाइल, गेट द सैलरी इन योर अकाउंट्स, देन लुक इनटू द प्रोफाइल फॉर द मास्टर्स इनटू द यूनिवर्सिटीज आइलैंड। सर वीज़ा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सर वीज़ा के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे आइलैंड में भी शायद टाइप्स ऑफ वीज़ाज हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप प्लीज़ बताएंगे। आइलैंड में अगर स्टडी वीज़ा ही होता है मेजरली अगर देखा जाए तो, बाकी वीज़ास तो आप स्पाउस वीज़ा भी लगा सकते हो, आपका डायरेक्ट पीआर वीज़ा भी लगा सकते हो, आप टूवर्ड्स वर्क परमिट भी लगा सकते हो। जहाँ हम बात करते हैं अब्रॉड एजुकेशन की तो ओनली लुक इनटू द स्टडी परमिट। अगर आप स्टडी परमिट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटेंट सिर्फ स्टडी होना चाहिए, आपका इंटेंट दूसरे वीज़ास की तरफ नहीं होना चाहिए कि यार मैं वहाँ पे पार्ट टाइम करूँगा। ऑल्दो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन स्कॉलरशिप काइंड ऑफ थिंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट के पार्ट टाइम कर सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है कि भाई आप मास्टर्स या बैचलर्स के बाद जॉब भी कर सकते हो। बट व्हेन लुक इनटू द वीज़ा प्रोसेस, आप स्टडी परमिट के अंदर लगा रहे हो तो आपका इंटेंट शुड बी स्टडी ओनली, कि मैं सर्टेन यूनिवर्सिटी फॉर सर्टेन प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो उसके एजुकेशन लेने के लिए जा रहा हूँ, उसको उस स्पेसिफिक एरिया में अपना स्किल अप करने जा रहा हूँ, उसमें एक्सपर्टीज़ लेने जा रहा हूँ, एंड वो एक्सपर्टीज़ लेके मैं अपनी कंट्री वापस आऊँगा और वो एक्सपर्टीज़ को अपनी कंट्री में एक्सप्लोर करूँगा, जॉब मार्केट को टारगेट करूँगा, कंपनीज़ को टारगेट करूँगा एंड प्रोफाइल अपनी ग्रो करूँगा, सो दैट प्रोफाइल अपनी ग्रो करूँगा विद इन द कंट्री। आई हैव दिस फैमिली एंड सेटलमेंट आउट हियर, तो वो इंटेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो बोलो कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ मास्टर्स के लिए, वहाँ पे मैं पार्ट टाइम भी करूँगा, उसका मेरे को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा तो मैं ये कंपनीज में इस प्रोफाइल के लिए उस कंट्री में टारगेट करूँगा, तो दे विल रिजेक्ट योर प्रोफाइल, क्योंकि आपका मोटिव स्टडी के लिए नहीं है, आपका मोटिव टूवर्ड्स इमिग्रेशन दिख रहा है उनको, आपका मोटिव टूवर्ड्स स्टैब्लिशमेंट दिख रहा है, आपका मोटिव टूवर्ड्स वर्क परमिट की तरफ ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू स्टडी, तो वो आप रिजेक्शन की कैटेगरी में इंटर कर जाओगे स्ट्रेट अवे। सर इसमें टाइम कितना लगता है वीजा आने में, और इसका अगर आइलैंड की अगर बात करें तो आइलैंड के वीजा की सक्सेस रेट कितनी है? सी आइलैंड के वीजा की सक्सेस रेट 100% है, ठीक है, until unless you fulfill all the requirement what they are asking। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई क्या इंटेंट होना चाहिए, अलॉन्ग साइड आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो जो रिक्वायरमेंट आप वो प्रोवाइड करोगे विद प्रॉपरली जस्टिफाइड थिंग्स, तो आपका वीजा इज समथिंग 100% श्योर। कहीं भी एक जगह चूक होती है, इफ यू आर लैकिंग समवेयर, तो ऑब्वियसली वो रिफ्यूजल का केस बन सकता है। सर डॉक्यूमेंट्स इसके जो होते हैं कैसे सबमिट कैसे किए जाते हैं, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर कहीं पे आपको इनकी एम्बेसीज में इंटरव्यू देने जाना होता है? आइलैंड का ऐसा होता है कि उसका आपका इनिशियल जो फॉर्म फिलिंग होता है, इनिशियल आपका जो अपॉइंटमेंट बुकिंग होता है, इट इज़ ऑनलाइन। द थिंग इज कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स एज अ हार्ड कॉपी एम्बेसी लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू हैव दिस थिंग विथ यू एज अ फाइल, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, दे टेक दिस डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग आप सबमिट करते हो, एंड व्हेन यू लास्टली यू सबमिट योर पासपोर्ट विद देम, एंड आपका फिर वो जजमेंट आने में एम्बेसी हैव दिस 2 to 3 months दैट टाइम, सो यू नीड टू वेट टिल देन। सर एक चीज़ और अगर देखें, मान लीजिए आपका ये प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद आप आयरलैंड जाते हैं, आयरलैंड पहुंचने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऐसे कुछ उसके बारे में अगर जानकारी हो आपको तो प्लीज़। सो जब आप वीज़ा लग जाता है, आप आयरलैंड ट्रेवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अ हार्ड कॉपी आपको साथ में रखना है। अच्छा, यू कैन टेक इट एज अ कलर कॉपी एज वेल और अ सॉफ्ट कॉपी विद इन योर सेल फोन एज वेल। और आपके सारे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए, आपका पासपोर्ट इन हैंडी होने चाहिए, कॉपीज भी होनी चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, और आप किस जगह जा रहे हो उस स्पेसिफिक लोकेशन की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एड्रेस एंड हाउ यू कम्युनिकेट, एंड जो आप जहाँ पे अकोमोडेशन है उसका इन्फॉर्मेशन, उसका डॉक्यूमेंटेड आपके पास होना चाहिए, सो दैट यू नो आप जब अप्रोच करोगे एम्बेसी को एंड यू लैंड इन आयरलैंड एंड दे आस्क कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे आपका रहना है, तो आपको पता होने चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहाँ पे आपका एड्रेस है, कहाँ से जाओगे, कितना किलोमीटर दूर है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। सर वीज़ा में अगर बात करें तो वीज़ा में जो फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना होता है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं? सो वीज़ास में जो फाइनेंशियल प्रूफ है, देखो होता क्या है कि आपका एकेडमिक्स के बेसिस पे होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल 15 लाख ट्यूशन फी है मास्टर्स की 1 ईयर, एंड यू हैव 10 lakhs इज फिक्स फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपका टोटल बनेगा 25 lakhs, राइट, एज अ बजट। जो आपका बजट बना ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंस मिला के 25 lakhs बना। अब एम्बेसी को आपका 1 साल का ट्यूशन फी और लिविंग दोनों देखना है, ठीक है, तो ऑन अ साइड के जैसे 25 lakhs आपका आया, पर होता है क्या है, रेट फ्लक्चुएट करते हैं,
यू नो कि यूरोस कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो ऑब्वियसली आपको अपर हैंड 2 से 3 लाख ऊपर लेके चल रहा है। 25 लाख हमारा सेट आया, पर एमबीसी को हम दिखा रहे हैं कम से कम 27-28 लाख। अगर रेट ऊपर नीचे भी जाता है तो वो कवर हो जाता है। पता चला 25 लाख रिक्वायरमेंट है, और 25 लाख ही हमने दिखाया है और रेट शूट कर गया, वो 25 लाख हमारा कन्वर्जन के बाद पता चला 22 लाख हो गए, रेट कट शॉर्ट हो गए, और एमबीसी को 25 की जगह वो 22 लाख दिख रहा है, तो स्ट्रेट अवे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। सर पीसीसी क्या होता है और क्या इंश्योरेंस भी जरूरी है? तो आयरलैंड में मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इवन यू आर डोमेस्टिक स्टूडेंट और अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और अ लोकल जनरल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, मेडिकल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तो आपको इनिशियली बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीजा आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी मल्टीपल इंश्योरेंसेस हैं, आप किसी से भी इंश्योरेंस ले सकते हो जो वहाँ पे काम कर सके। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कंपनी से ही लेना है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बट द ओनली थिंग इज दैट इंश्योरेंस इज एक्सेप्टेड, दैट कंपनी इज एक्सेप्टेड इन आयरलैंड, ठीक है। और दूसरा पीसीसी लाइक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको लेना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस से। यू नीड टू पुट योर एप्लीकेशन विद पासपोर्ट, जैसे कि आपने पासपोर्ट के टाइम पे अप्लाई करा था, सेम प्रोसेस आपके लिए जाएगी कि आप पीसीसी के लिए अप्लाई करोगे। दिस टाइम यू नीड टू पे द फी फॉर पीसीसी, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेंगे कि पीसीसी क्यों चाहिए। लाइकवाइज जैसे कि आप जब पासपोर्ट अप्लाई करा था, पुलिस आई थी आपके पास वेरिफिकेशन के लिए, सेम थिंग विल हैपन अगेन कि दिस टाइम द यूनिवर्सिटी नीड दिस एक्सेस। तो जो पासपोर्ट जो केंद्र होता है, तो वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराता है, बट आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है इस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इस प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, तो वो एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको पीसीसी बोलते हैं। उसको हमें सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ वीजा, तो सो दैट एम्बेसी कैन लुक इनटू इट कि आपके ऊपर कोई चार्जेस या फिर कोई केस तो नहीं चल रहा है विद इन द कंट्री इटसेल्फ, कि आप कोई क्रिमिनल आइडियोलॉजी को बिलोंग तो नहीं करते या कुछ ऑफेंस तो नहीं करा है, क्योंकि पुलिस को आपको क्लियर चिट देनी पड़ती है। अगर पुलिस के पास ही आपका है कि लाइक आपको कोई केस चल रहा है, यू कैन नॉट फ्लाई यू नो अक्रॉस द कंट्री, और आप फ्लाई करना चाहते हो, तो पुलिस आपको फ्लाई नहीं करने देगी, बिकॉज दिस इज व्हाट द पीसीसी ऑल अबाउट, कि आपकी जेन्युइनिटी थोड़ी सी स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फिल्टर ले लो कंट्री का, कंट्री पॉलिसीज ले लो, एक बॉर्डर सिक्योरिटी ले लो, यू नो इमिग्रेशन सिक्योरिटी ले लो, उसके बेसिस पे दिस काइंड ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, एज अ स्टूडेंट आप अप्लाई करो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इजी एक्सेसिबल है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, बुक का अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड थिंग्स आर गुड। जो पीसीसी है आपके पास आपके घर पे कुरियर होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको सभी के डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई करने पड़ते हैं, उनको चेक्स कराने पड़ते हैं पहले, तो आपके हिसाब से कितने टाइम पहले ही इन सब चीजों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, मतलब 1 साल पहले से आप तैयारी शुरू करो, आप एक कंसर्न पर्सन से अटैच हो, एक्सपर्ट से अटैच हो, बिकॉज बिना एक्सपर्टीज के, बिना यू नो एक्सपीरियंस पर्सन के हेल्प के आप ये डॉक्यूमेंटेशन अरेंज और यू नो सबमिट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आयरलैंड एम्बेसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पेशली फाइनेंशियल्स। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी फंडिंग एकदम क्रूशली चेक करते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, अनसॉल्व होता है या फिर समथिंग इज मिसिंग, सो आप रिजेक्शन की कैटेगरी में इजीली फॉल कर जाते हो। दे डू नॉट थिंक अबाउट अगेन एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछते भी नहीं है, दे विल गिव यू स्ट्रेट अवे रिजेक्शन। दोस्तों ये था हमारा 3rd एपिसोड। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम वो क्वेश्चंस आपके लिए हमारे एक्सपर्ट से पूछ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं हूं आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली।